अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने और मुआशी अमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो मुलाकात हुई उसके बाद मुश्तरका मीडिया से गुफ्तगू भी की, मीडिया टॉक भी की। अपोजिशन के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पर वफाकी वजीर अली जैदी भी खामोश न रहे और सोशल मीडिया फोरम पर ट्विटर पर उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ये मुकमुका सारे यू टर्न्स की माँ है जिसका मकसद करप्शन को बचाना है। उन्होंने मजीद कहा कि ये MRC है, यानी तहरीक बराए बहाली करप्शन। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम आज रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रखेंगे और हमारा सवाल इस तरह से है। अली जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुकमुका सारे यू टर्न्स की माँ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माजी के सख्त सियासी मुखालिफिन के मामलात में ये हालिया गर्म जोशी पर वफाकी वजीर और रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी का तबसरा दुरुस्त है, हाँ या नहीं? हसन निसार साहब, एक तरफ ये इत्तेहाद, दूसरी तरफ जो बात कह रहे हैं अली जैदी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जैसे दुनिया देख रही है, अली जैदी ने दुरुस्त नहीं 100% दुरुस्त कहा है। मैं 26 साल पहले लिखना शुरू किया था, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब गवाह हैं, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, कि ये जेंडर का फ़र्क है। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो मैं कहता था कि ये दमुई सांप है, जेंडर का फ़र्क है, ये खड्डा और खाई और छुरी और छुरा, ये मैं लिखता रहा हूँ और एक नहीं हज़ारों बार लिखा है, ये इनसे पूछ लें। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ और ये रियलिटी है। तो कुछ भी नहीं, टोटल धोखा इस मुल्क का, इस मुल्क की डेमोक्रेसी फ्रॉड है, इसकी पार्लिमान, इसका सारा कुछ। आम आदमी को कहते फन जो नादार तक नहीं पहुंचा अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, जो आम आदमी को कुछ ना दे सके वो फ्रॉड है, फजूल है। ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक कहा उसने, बिल्कुल आप समझते हैं, दुरुस्त कहा है। हफीजुल्लाह न्याई साहब, माजी के ख्यालात अब इंट्रो में हमारे नाज़रीन ने भी सुन लिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के कितना संजीदगी से देखना चाहिए हमें इस इत्तेहाद को, और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे? देखिए जी, जो हसन साहब ने जो कुछ फरमाया है बिल्कुल हसन साहब सही फरमा रहे हैं, और ये बल्कि मौजूद हैं इस बयानिए के। हसन साहब पिछले 25 जब मैंने तो खुद जब से पाकिस्तान है उनको पढ़ना शुरू किया है, तो इनके जो सारी वो कॉन्टीन्यूटी है, एक तसलसल है, उसी से चल रहा है। इसमें सिर्फ मज़ीद इजाफा ये कर दें कि जो अली जैदी साहब ने जो कुछ फरमाया है, अपने लीडर के बयानात और उनके जो आमाल हैं, नाम आमाल, वो निकाल लें। 2008 में इमरान खान साहब बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, नवाज शरीफ के साथ वो बैठते रहे, सारी प्लानिंग की है, इलेक्शन का बाइकआउट प्लान की है, देवर हैंड इन ग्लव। मार्च 2014 में बनी गाला में जब हाई टी हुई है तो फिर यही था। बल्कि मुझे 2009 में याद पड़ता है कि एक उनमें थोड़ी मायूसी भी थी, जनवरी फरवरी का महीना था, तो उन्होंने अचानक मुझे इमरान खान साहब ने इंकशाफ कर दिया कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम मुस्लिम नून के साथ कोई इत्तेहाद करें। तो मैंने स्नैप किया कि हजूर नहीं, उनको पता भी चल गया तो बड़े गाहक किस्म के लोग हैं और आपको बिल्कुल निचोड़ कर रख देंगे। कभी हो गया तो देखते हैं इन द इवेंट ऑफ थिंग्स, अगर आपके अंदर कोई ताकत आ गई और आप इस पोजीशन पे आ गए, किसी ऐसी मुकाम पे खड़े हुए कि जहाँ पे उनसे कुछ ले दे मैं हो सका, फिर तो कोई फ़ायदा है, वगरना आपको कुछ भी नहीं देंगे। बाकी इमरान खान साहब के बयानात नवाज शरीफ साहब के बारे में और नैब के बारे में, उन्होंने कहा जी कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं और ये नैब बिल्कुल ज़्यादती कर रहे हैं। ये वही नैब थी जो मुशर्रफ साहब की थी, क्या क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। और इसी तरीके से इदाराती मुदाखला जो पाकिस्तान की सियासत में, वो भी उनके सारे लोगों के सामने है। ना शर्माना उनको चाहिए, ना शर्माना इनको चाहिए। वो भी, उनके अंदर भी बेशर्मी की एक इमाउंट मौजूद है, इनके अंदर भी मौजूद है। इसके अंदर तो कुछ चीज़ है ही नहीं, और ये सारे एक ही थाली के कच्चे छट्टे हैं। ये सिर्फ वक्त की जगह पे, अभी पिछले दिनों एक साल पहले इन्हीं दिनों में इमरान खान और जरदारी को हमने हैंड इन ग्लव देखा था। सेनेट बन रही थी, बलोचिस्तान हुकूमत बन रही थी, लाहौर के अंदर तकरीर हो रही थी, जरदारी साहब, इमरान खान साहब और कादरी साहब इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन कौम को ये समझते हैं कि इनकी आंखों में धूल झोंका जा सकता है। हजूर, कौम सिर्फ इंतजार कर रही होते हैं कि आप उनके हत्थे जब आते हो तो फिर वो हशर करते हैं कि आपको सदियों याद करते हैं, आप लोगों को मिसाल बना देती है कौम।
صحیح. ارشاد بٹی صاحب, اب اس ان خیالات کا اظہار یہاں پر بھی نیازی کیا صاحب جاتا رہا ہے اور کہا ایک جاتا جملہ رہا ہے. اضافہ کرنا چاہ رہا جی ہوں. جی جی حسن صاحب. ابسا جی حسن صاحب. ابسا, مجھے ایک جملہ نیازی صاحب نے جو کہا نا, میں آئی 100% اگری ود ہم. پی ٹی آئی, یہ یاد رکھنا آپ, پی ٹی آئی is another people's party and نون لیگ in the making. کثر تھی اقتدار کی, یہ ایکسپوز ہوئے اقتدار میں آگے آگے دیکھنا. another اگر سال ڈیڑھ دو نکال گئے تو یہ ایک اور پیپلز پارٹی اور ایک اور نون لیگ. چلیں بس, تھینک یو ویری مچ. ارشاد بٹی صاحب, یہ جو اتحاد ہے اس سے متعلق یہاں پہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے ہی ہے, اب کوئی قوم کے کسی مفاد کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ ٹرسٹ کا بہت زیادہ فقدان ہے نون لیگ اور خاص طور پہ نون لیگ میں پیپلز پارٹی کے لیے. تو ٹرسٹ ایشوز کے ساتھ یہ ذاتی مفاد میں بھی کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ اتحاد کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ہے کھال بچاؤ, آل بچاؤ اور مال بچاؤ. باقی چھوڑ دیں ساروں کو. نواز شریف صاحب چونکہ اس میں موجود نہیں تھے, مریم نواز موجود نہیں تھی, وہ زرداری عمران بھائی والی, سعد رفیق صاحب موجود نہیں تھے جنہوں نے 8 نومبر کو کہا تھا 2017 کو آصف زرداری کنگ آف کرپشن ایکسپوزڈ جب وہ سینٹ چیئرمینی پر, اور خواجہ آصف صاحب کو بھی چھوڑ دیں جنہوں نے کہا تھا سینٹ چیئرمینی پر کہ عمران خان حلالہ کر کے تو زرداری صاحب کے ساتھ اتحاد کریں. کل اس اتحاد بریانی کے 3 چیف کوک تھے. پہلا کوک تھے زرداری صاحب, دوسرے تھے شہباز شریف صاحب, تیسرے تھے بلاول بھٹو. لہٰذا ان 3 کوکس کے جو مسالے دار تڑکے ہیں یا چٹخارے دار تڑکے ہیں ان کے ایک نمونہ حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ آپ کو ذائقہ ذرا بہتر نظر آئے گا. نواز شریف قومی چور, عوامی چور, دھرتی کا ناسور, درندہ, گریٹر پنجاب بنانے والا, جاتی عمرہ کا مجیب الرحمان, پائے روٹیاں کھانے کا شوقین, مولوی ضیاء الحق کا جانشین. کسی لسی مجھ والے سے کے پاس جائیں وہ بھی کہہ دے گا مک گیا تیرا شو نواز گو نواز. ہم نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے اب آپ سے کبھی صلح نہیں ہوگی, اب جنگ رہے گی. نواز شریف کو اب چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر اتحاد ہو گیا. جناب شہباز شریف صاحب پر آ جائیں. علی بابا تجھے چوکوں پر لٹکاؤں گا, تیرے پیٹ چیر کر ڈالر نکالوں گا, لڑکانہ کراچی لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. چیٹنگ کی ہے انہوں نے, اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹا, یہ چیٹنگ کی ہے. ٹھگوں چوروں ڈاکوؤں تمہیں پاکستان سے نکال باہر کر دوں گا. بلاول میرے بچے, ایک کیس کھل گیا تو ابو سمیت پوری زندگی برطانیہ امریکہ میں گزارنی پڑے گی. اور اتحاد ہو گیا. آخری بلاول صاحب کے کرپشن کی ایک دیوار کو ایک دھکا اور دو. کرپشن کی سن لے نہیں ابھی آپ کی نہیں سنوں گا, ابھی میں آج اتحاد پہ چلنے دیں. کرپشن کی ایک دیوار کو ایک دھکا اور دو. انکل نواز شریف مودی کے یار, شہباز شریف قاتل اعلیٰ, حساب دو میٹرو ملتان کا, اورنج ٹرین کا, آشیانہ کا. عوام میں کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور اتحاد ہو گیا. یہ کھال بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ. ٹھیک, ہاں کا آپشن آپ نے لیا. ارشاد بٹی صاحب, بابر ستار صاحب, جو اپوزیشن کی حالیہ گرم جوشی ہے اور پھر جو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے, یہ ایکیڈیمک ڈسکشن کے لیے تو بالکل ٹھیک بات ہے. پالیٹکس کے اوپر ایک اوور آل کرٹیک ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے بسمارک نے بولا تھا پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. تو پولیٹیکل الائنسز تو ہسٹوریکلی جب سے سیاست کی ہسٹری ہے اس وقت سے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور پروموٹ کرنے کے لیے بنتی چلی آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر علی زیدی صاحب کرٹیک کر رہے ہوتے اوور آل پالیٹکس کی یا پاکستانی پالیٹکس کی کہ یہاں پہ اصولوں پہ سیاست نہیں کی جاتی, بڑے نیرو انٹرسٹ پہ سیاست کی جاتی ہے, اگر باقی دنیا میں بھی ایسا ہے تو کم از کم ایک فساد کم از کم پرنسپل کا ضرور بنتا ہے. یہاں پہ پرنسپل کا فساد بھی نہیں بنتا تو بالکل ہم اگری کر لیتے. لیکن اس میں پھر وہ ضرور شامل کر دیتے, جیسے اس سے پہلے بھی بات ہوئی, پی ٹی آئی کو بھی شامل کر دیتے اور کہتے ہم سب کو سیاستدانوں کو ریویو کرنا چاہیے, یہ فارم آف پالیٹکس. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہم نے ہر طرح کی پارٹی کے مختلف پارٹی سے لوگ لیے, جو بھی پرندے اڑ رہے تھے
अपने अपने घरों से उन्हें हमने बिठाया यहाँ पे, और उनके साथ हम अब सियासत कर रहे हैं। MQM के साथ हम इत्तेहाद बना के बैठे हैं। अली जैदी साहब तो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे और उन्हें याद भी होगा कि किस तरह की बयानबाजी कराची में चलती रही PTI और MQM के अगेंस्ट। सो ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला मेरा ख्याल है PTI को और उसके रहनुमाओं को कर लेना चाहिए कि क्या यू टर्न अभी भी गाली है या ये कोई एसेट है, क्योंकि इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि वो लीडर नहीं जो यू टर्न नहीं लेता। तो फिर इनकी आज के बयान से तो लग रहा है कि अभी भी यू टर्न कोई नापसंदीदा चीज है। तो इस चीज का फैसला कर लें। बाकी जाहिर है सियासत में अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन में बैठी हैं, उन्होंने मिलके अगर गवर्नमेंट को फेस करना है तो उन्हें अलायंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उन्हें इश्यूज के ऊपर अग्री करना पड़ेगा। वो क्यों कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शरीफ फैमिली ज़ेर ताब है और आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के ऊपर मुकदमे बन रहे हैं। इसलिए क्योंकि रियासत उनके साथ ये सलूक कर रही है, इसलिए उन्हें इस वक्त हाथ मिलाने की जरूरत है अगर वो बचना चाहते हैं। सही, लेकिन सवाल के जवाब में आप नहीं एक ऑप्शन ले रहे हैं। बाबर साहब आपने फरमाया, यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, रियासत सलूक कर रही है। क्या बात है बाबर साहब। बेनज़ीर की तरफ चलेंगे हम। मौक़िफ़ है जो कुछ रियासत कर रही है वो भी हमारे सामने है ना। यही रियासत हाथ मिला रही थी आसिफ जरदारी साहब से, उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था जब उन्होंने ये सब कुछ किया हुआ था जब मानेंगे नहीं, मुनाफ़क़त थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि अदालतों में जाएं, इंसाफ के लिए जाएं, इंसाफ के लिए सारा कुछ करें, थोड़ी मुनाफ़क़त कर लेनी चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए ताकि पता ना चले क्या हो रहा है रियासत में, और तोड़ मोड़ के पेश बाबर साहब की बात आगे लेके बेनज़ीर की तरफ जाएंगे हम। बेनज़ीर, PTI के रहनुमा का ये कहना बनता नहीं है, तो खुद MQM से इत्तेहाद किए बैठे हैं जिनके खिलाफ बहुत सी बातें करते थे। और अपोजिशन की किरदार को कैसा किरदार अदा कर सकेगा इस इत्तेहाद के बाद अपोजिशन, इस पर क्या तबसरा करेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं नई का ऑप्शन लूँगी, और बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि यू टर्न सही है या गलत है। एक तरफ वो कहते हैं कि वो ग्रेट लीडरशिप का हॉलमार्क है, दूसरी तरफ वो कहती है जब अपोजिशन साथ बैठती है तो उसको यू टर्न कहते हैं। PTI जब सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ बैठी थी तो वो यू टर्न नहीं था। पीपल्स पार्टी ने जब कोलिशन की MQM के साथ तो वो यू टर्न नहीं था हुकूमत बनाने के लिए, और पंजाब में भी जब उन्होंने हुकूमत बनाई उसके लिए भी उनको कोलिशन की ज़रूरत थी तो वो यू टर्न नहीं था। अभी फ़ौजी अदालतों की बात हो रही है, उसमें भी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही PTI को बैठना पड़ेगा, वो भी यू टर्न शायद नहीं होगा। और अभी जब जनूबी पंजाब की बात होती है तो उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ PTI को बैठना पड़ेगा, वो भी शायद यू टर्न नहीं होगा। तो अपोजिशन पार्टीज अगर साथ बैठती हैं तो वो उनके लिए यू टर्न होता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज अभी कर रही हैं वो कह रही हैं कि हम पार्लियामान के अंदर करेंगे। PTI का ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछली हुकूमत में वो पार्लियामान के बाहर सियासत कर रहे थे, वो धरना दे के बैठे हुए थे 100 दिन का। वो पार्लियामान की इज्जत जो है, मतलब वो PTI को खुद भी ये देखना चाहिए। इमरान खान साहब का, अब ये फैफन की रिपोर्ट है कि इमरान खान साहब अभी तक जितने भी सेशंस हुए हैं पार्लियामेंट के, उसमें से सिर्फ 6 सेशंस में आए हैं, सिर्फ 6 सेशन, मतलब 16% उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड रहा है। उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनके वो सिर्फ 7 दफ़ा आए हैं पंजाब असेंबली में, तो वो खुद भी तो पार्लियामेंट को इज्जत नहीं दे रहे, ऊपर से वो अपोजिशन पे तनकीद कर रहे हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग आज जो चीज़ हुई है वो है मोनिस इलाही साहब की ट्वीट। उन्होंने आज ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फवाद चौधरी साहब इस तरह के बयान देते रहेंगे तो कोलिशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये भी चीज़ें उनको देखनी चाहिए PTI को। मेरे ख्याल से वो अपोजिशन की कम उनको फिक्र करनी चाहिए, अपनी कोलिशन को भी उनको देखना चाहिए जिनके साथ वो पंजाब में भी कोलिशन में है और मरकज़ में भी कोलिशन में, जिनके साथ अपना इत्तेहाद है उस पर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। बेनज़ीर, आप कह रही हैं इसके जवाब में 2 नहीं और 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं।